आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बेशक इतवार के पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस ने 14 रुकनी इत्तेहाद, इस हुकूमती इत्तेहाद को बेपनाह सियासी धचका पहुंचाया था। उसके नताइज ने जहां PTI को एक बहुत बड़ी कामयाबी दी थी, उन नताइज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर और उस पूरे इत्तेहाद को एक बहुत बड़ा सियासी मुश्किल से दो चार कर दिया था। आज लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें डट कर हुकूमत जारी रखने का मुत्तफ़ाक़ा फ़ैसला किया गया, क्योंकि ख्याल ये था कि इस इंतहाई अहम नाकामी के बाद अब गुंजाइश कम रह जाती है। अगर पंजाब में KP में हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं है और सिर्फ सिंध में हुकूमत है इस इत्तेहाद की या सिर्फ पीपल्स पार्टी की, तो उस बुनियाद पर शायद ये फ़ैसला हो कि अब इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएँ और शहबाज शरीफ साहब असम्बली तहलील करने का या कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया करें। मगर आज 11 जमाती इत्तेहादों ने मिलकर फ़ैसला किया कि मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, यानी अगले साल अगस्त तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। उनकी ख्वाहिश और उनकी आज ये कैफियत थी जिसका उन्होंने इज़हार किया, और उनके हिसाब से वो चाहते ये होंगे, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि उनकी चली तो इंतखाबात अगले साल सितंबर या अक्टूबर में होंगे। ऐसा अगर हो जाए तो बहरहाल अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये ख्वाहिश पूरी होगी। नून लीग और इत्तेहादियों की तेज़ी से गिरती मकबूलियत के पस मंज़र में यकीनी तौर पर एक गैर मामूली फ़ैसला है, क्योंकि हुकूमत के गैर मकबूल फ़ैसलों के असरात आना अभी बाकी हैं। इतवार को हमने नून लीग के गढ़ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखा था कि किस तरह अवाम ने महंगाई के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नून लीग के उम्मीदवारों का भुरकस निकल गया, लेकिन इत्तेहादी जमातों के इजलास में आज तो ना महंगाई का जिक्र था और ना ही आज जो पाकिस्तान की मईशत पिघलती हुई नज़र आ रही थी, जो मेल्टडाउन की कैफियत थी, उस पर रिकॉर्ड पर किसी तशवीश का इजहार किया गया। आज PTM की इस मुलाकात के बाद उसका जिक्र भी नहीं था। मौजूदा माशी सूरत हाल में अभी हुकूमत को और मुश्किल फ़ैसले करने हैं, जिससे अवाम में उनकी मकबूलियत मज़ीद धचका लगेगा। बहरहाल वो नून लीग ये समझती है कि ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त मकबूलियत का बयानिया नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएगी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो अपनी टर्म पूरी करे। वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएगी। इबहम फैलाने से, शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है, क्योंकि ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। 5 नशिस्तें PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर जीती हैं और ये फतह हमें हासिल हुई है। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं और कौन सा तूफान है जो आ गया, जो थम नहीं रहा? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि जैसे PTI को भी हुकूमत में वापस आने की ऐसी कोई ख़ास जल्दी नहीं। तवक्कुआत के बरखिलाफ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद इमरान खान ने अपने पहले खिताब में मौजूदा हुकूमत को नए इलेक्शन के लिए कोई डेडलाइन दी और न ही शहबाज शरीफ से फौरी इस्तीफ़ा तलब किया। इस हवाले से दरअसल PTI इमरान खान चाहते क्या हैं, आइंदा की उनकी हिकमत अमली क्या है, इस पर हमारी तफसील से बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर से प्रोग्राम में आगे चल के। मगर आज की मीटिंग और इस पर हम उसकी अंदरूनी खबर हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। ये बताइएगा कि क्या ये एक बड़ा अहम इजलास था, मगर जो तस्वीरें जारी की गई, जो फुटेज आज ख़ुद सरकारी तौर पे जारी किया है, उसमें सिर्फ ये है कि हंसी मजाक हो रहा है, हंस रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है और बड़ा यानी कि एक बहुत ही खुशगवार और हंसी मजाज की पूरी कैफियत है। और ये जो इस वक्त जो चैलेंज है उसका कोई उस पर अक्कासी नहीं होती। क्या वाकई इतनी खुशगवार हंसी मजाक की ये मीटिंग थी जो कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद हुई है नून लीग की, जिसमें उनकी पंजाब में हुकूमत जाने वाली है? तो हुआ अंदर क्या है तस्वीरों को अगर हम हटा के देखें तो? कामरान साहब, आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पहली 1-to-1 मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब की, और उस मुलाकात के दौरान वहाँ पे मौजूद ज़रा ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और ये तय पाया गया कि हमने 4 मामलात पर जो है वो मामलात जो है उसको आगे लेके चलना है। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब पहले कहीं ये कह चुके थे नवाज शरीफ साहब को
और जरदारी साहब को कि मैं असम्बलियाँ तहलील करके हमें भी आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उनको कायल किया कि हमें मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और 1-to-1 मुलाकात में एक तो ये था कि मुद्दत पूरी करेंगे और इमरान खान जो मुतालबा करते हैं वो हरगिज़ पूरे नहीं होंगे। दूसरा ये था कि जो बयानिया हमें नया अपनाना चाहिए, क्योंकि अब वो पुराना हमारा कोई ऐसा बयान नहीं है जो अवाम में जो है वो मकबूल हो सके। और तीसरा ये था कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको उजागर किया जाएगा और इमरान खान जो सियासत या अदारों को अगर घसीटते हैं तो उसको उजागर किया जाएगा। ये तमाम मामला थे जिस पर बातचीत की गई और वज़ीर आला पंजाब के लिए कोशिश थी कि कुछ अफराद से राब्ते करके जो है वो कोशिश की जाएगी कि वो कंट्रोल किया जा सके। अगर नहीं होते तो बजरिया चौधरी शुजात हुसैन, जो कि आज मुलाकात भी हो चुकी है जरदारी साहब की, उनके ज़रिए कहा जाएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही के असम्बलियाँ तहलील ना करें और हम किसी हद तक जो है वो मामला को आगे लेके चलें। अगर बल्दियाती इंतखाब का भी जिक्र हुआ, अगर होते हैं तो फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, फिर असम्बलियाँ तहलील करके नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। ये जो है उनके दरमियान मामला तय पाए। फिर मौलाना फजल रहमान साहब आए, खान साहब, उनसे भी ये मामला तय करने के बाद फिर इजलास शुरू हुआ। तो जो हंसी मजाक का मामला शुरू हुआ वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास बैठे करीबी शख्स ने ये कहा कि आज तो डॉलर जो है 222 रुपए तक पहुंच चुका, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहका लगाया। तो साथ ही जो है मौजूद वज़ीर आज़म साहब ने कहका लगाया, यहाँ पे तो हमारा बीपी इतना हाई जा चुका, आप डॉलर की बात कर रहे हैं और अवाम का बीपी भी इतना। यहाँ से जो है वो मजाक मामला शुरू हुआ। आसिफ जरदारी साहब भी मुस्कुराते रहे और मामला जो है वो हंसी मजाक तक वहाँ पर मौजूद जरा ये दावा करते हैं तकरीबन 15 मिनट तक ऐसे ही मामला चलते रहे। और मैशत पर कोई पहले तो ये बात भी हुई थी ना कि ये बात सामने आई थी कि हमजा शहबाज जो हैं अब वो इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि जाहिर है कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं और 22 तारीख से पहले वो अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। ये जो फैसला था ये बाद में चेंज हुआ है और इसके बाद उस दिन के हवाले से क्या हिकमत अमली बनी? आज बिल्कुल ये मामला ज़ेर को लाया गया, जिस पर आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर ने ये इत्तफाक किया है कि किसी भी सूरत हमजा शहबाज इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि वो डटकर मुकाबला करेंगे। और मुमकिन है कि जो है अगर वो हारते भी हैं तो वो इज़्ज़त से हारे, कम से कम ये मुकाबला सामने आ सके कि इनके अगर 179 है तो कम से कम 179 तो वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। और कोशिश, और जरदारी साहब ने वहाँ पर यह भी कहा कि अगर कोई मुस्लिम लीग नून के मखसूस नशिस्तों वाले और अगर आप सिर्फ ला के मेरे आपका काम है कि अगर वो आप मेरे सामने लेके आते हैं या नहीं, ये मजाक में उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं। ये बात भी उस इजलास में आई। अब क्योंकि सूबाई पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ है, उसमें भी हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं दूंगा, बल्कि हम डट कर मुकाबला करेंगे और अगर हम हारते हैं तो इज्जत से हार मानेंगे, इज्जत अल्लाह देने वाला है। ये उस इजलास में बात हुई और होटल में तमाम मेंबरान असम्बली को कहा गया कि आप होटल में जा सकते हैं। वैसे अब ये जो इंतखाबी नताइज आए हैं, यकीनन इसने सबको चौंका दिया है। PTI की मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत आया हुई है, नून लीग को इस हवाले से इतनी शिकस्त हुई है। पूरे माहौल पे जो कैंप है PTI का, काफ लीग का कैंप, चौधरी परवेज़ इलाही का कैंप, और क्योंकि इस इलेक्शन में ऐसे ऐसे लोग हार गए जैसे कि अपना नोमान लंगड़ियाल, यानी कि जहाँ पर पूरी क़ुव्वत थी नून लीग की, जहांगीर तरीन की, पीपल्स पार्टी की और दूसरी जमातों की, वहाँ पर भी कैंडिडेट हार गए। तो ये जो पूरा माहौल है, एक जिसको कहते हैं मोराल जो पूरी असम्बली का है, उस पर कितना असरअंदाज हो गए ये नताइज। क्योंकि जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब कहते रहे कि पहले तो PTI का टिकट लेने वाला नहीं मिलता था, अब नून लीग का टिकट लेने वाला नहीं मिलता। यानी कि हालात में जो तब्दीली हुई है वो कितनी असरअंदाज होगी अब पूरे माहौल में पंजाब असम्बली के मेंबरान के हवाले से। कामल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी उस इजलास में ये मामला ज़ेरे गो लाए गए हैं कि चाहे PDM पूरे के मोराल जो है वो बहुत ही डाउन हो चुका है, क्योंकि वो महंगाई जो है हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आप बता फरमा रहे हैं, लंगरियाल हो, चीमा ग्रुप हो या जबवाना ग्रुप हो, इस तरह के कई बड़े ख़ानदान जो है जो कि कई अरसे से सियासत करने में जो है वो मसरूफ़ थे, वो भी हार चुके हैं और उससे कई बड़ा धचका लगा है। बेशक ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि अब कई ऐसे अफराद वो ये चाहते हैं कि हम बेशक आज़ाद लड़ सकते हैं, मुस्लिम लीग नून की टिकट पर हम मुकाबला नहीं लड़ सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो पहले मुनहरिफ अराकीन को टिकट देकर जो रिजल्ट सामने आए हैं
वो हम पहले भी कहते रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये मौक़िफ़ रखती है कि शायद हमने मुनरिफ अरकान को दिया और अगर हम अब अपने टिकट होल्डर को या अरकान में से किसी को देंगे या जो कारकुन है उसको देंगे तो शायद हम बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ तक कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या दीगर हों, वो ये तस्लीम करते हैं कि मोराल डाउन हुआ है और उससे अब उनको उस पोजीशन पे लाने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ेगी। अलबत्ता आसिफ जरदारी साहब तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जायज़ा लेते हैं। असल मुकाबला होगा 22 जुलाई को, जब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही अपनी मेजॉरिटी शो करेंगे और ये एक ऐसा चीज़ है जिसको रोकने के लिए एक डू और डाई सिचुएशन है। नून लीग पंजाब को सरेंडर कर दे और ये इख्तिदार पंजाब का PTI के पास दोबारा चल जाए, ये बहुत मीनिंगफुल बात होगी। उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आसिफ जरदारी साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं। क्या वाकई ये मुमकिन है? इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुकाबला ज़िमनी इलेक्शन को तो जीत लिया और यकीनी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। 20 में से 15 नशिस्तें हासिल कर ली, मगर इस सब का मकसद ये था कि पंजाब में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और काफ लीग की हुकूमत कायम हो। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के नए वज़ीर आला बने और इस तरह से KP के बाद एक और सूबे में और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इमरान खान हुकूमत कायम हो जाए। इसके लिए इस वक्त अक्सरियत भी हासिल हो गई है। इस वक्त PTI और काफ लीग के पास मजमूई तौर पे 188 नशिस्तें हैं, जबकि नून लीग और इत्तेहादी अरकान की तादाद 179 है। वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार होती है। अब पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है और वाज़े लगता है कि 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात में PTI अपना वज़ीर आला मुंतखब कराएगी। मगर अभी ये कहना बहुत ही क़ब्ल वक्त है कि ये कोई आसान और बिल्कुल सहल अमल होगा, क्योंकि पूरी कोशिश कर रही है नून लीग और 13 जमाती इत्तेहाद के लिए डू और डाई सिचुएशन है। जनाब आसिफ अली जरदारी ख़ुद मुतहर्रिक हैं, इस वक्त वो जनाब चौधरी शुजात हुसैन के पास मौजूद हैं। पूरी कोशिश है कि ये 188 का नंबर पूरा ना हो सके, लेकिन बहरहाल PTI अपनी जगह पर उसको एतमाद है और ख़ास तौर पर काफ लीग को भी एतमाद है कि ये नंबर पूरे होंगे और परवेज़ इलाही मुंतखब हो जाएंगे। कल रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की एक मुलाकात भी हुई थी, जिसमें जरदारी साहब ने फ़िलहाल हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा देने से रोका था, जबकि शहबाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा का कह चुके थे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें, सियासत में कई ऑप्शन होते हैं। आज आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन की, जैसे मैंने अर्ज़ किया, रिहाइश पर थे और उन्होंने अपने इत्तेहादियों से सलाह मशवरे के बाद ये मीटिंग की है। चौधरी परवेज़ इलाही बहुत पुरएतमाद है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने IG चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग दी। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ के कायम करदा सेल में बैठकर MPs की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ये वाम में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। एक तरफ तो मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि ये हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी कि राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है। यहाँ जो उसने काम किया है, IB ने काम किया है, उनको कम अज़ कम ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे MPs हैं और जो PTI के MPs हैं, उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने एक, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे बुरी तरह नाकाम हुए अवाम में बन नहीं सके, तो अब ये ओछे हथकंडों पे आ गए हैं और शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं। दूसरी जानिब नून लीग रहनुमाओं का कहना है कि नंबर गेम्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं, आसानी से PTI के उम्मीदवार को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। रन ऑफ इलेक्शन है, हमने इलेक्शन लड़ना है, हम असेंबली में अपना भरपूर मुकाबला करेंगे, वक्त बताएगा 22 को क्या होता है। हम हर ऑप्शन पे काम करेंगे। उसे आसानी से जो है वो वज़ीर आला बनने नहीं दिया जाना चाहिए। पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं। सिर्फ 5 लोगों का फर्क है। 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे पहले से ही तैयार हो। ये इतना आसान ना समझे। ये 22 तारीख को जो है ये जो है वो
वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा, उस दिन कुछ और भी हो सकता है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी टैली जो है पंजाब असेंबली में वो अब हम 180 पर कम से कम पहुंच गए हैं, तो लिहाजा 22 तारीख को आपका जो ख्याल है कि ये फोरगॉन कंक्लूजन है, हम बड़ी फाइटिंग पोजीशन में हैं, तो 22 को आने तो दें। 22 तारीख को मुस्लिम लीग नून ही फाते रहेगी पंजाब असेंबली में। ये भी गारंटी नहीं है कि पंजाब भी हम हार जाएं, क्योंकि अभी तो वो क्यू लीग के लोग हैं जो शायद हो सकता है कि इमरान खान की पार्टी को वोट दें, और शायद हो सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ की पार्टी को यानी कि मुस्लिम लीग नून को वोट दें। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी अजमल जामी, मेज़बान है हमारे मुमताज़ प्रोग्राम नुक्ता नज़र की भी, और इस पूरे ज़िमनी इलेक्शंस को बहुत ही उम्दा तरीके से कवर किया है। बहुत सैर हासिल उनके सर्वेज़ और उन्होंने बहुत उन सर्वेज़ ने बहुत शोहरत हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या वाकई एक मजबूत इबाम मौजूद है? क्योंकि तासुर तो यही था कि अब इलेक्शन हो गए हैं, 188 मेंबर हो गए हैं, और पीटीआई और जो काफ लीग है वो एक रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है और परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने गुफ्तगू सुनी नून लीग वालों की, फिर जरदारी साहब जहाँ एक्टिव हो जाएं तो वहाँ इबाम तो ज़रूर पैदा होता है। मगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में कितना बड़ा इबाम है? जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। बिल्कुल इबाम तो पैदा हो गया उसी वक्त जब जरदारी साहब इन एक्शन है, जैसे कि आपने खुद बताया, और उन्होंने ही रोका कि अभी मुस्ताफ़ी ना हूँ, ऑप्शंस बाकी हैं। तो फिर उन्हीं से रुजू किया गया कि अगर ऑप्शंस बाकी हैं तो आप ही फिर टेक ऑन कीजिए, आप ही फिर कोई राह निकालिए। उसके बाद वो अब से कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले हैं, और मेरी इत्तलात ये है कि उन्होंने बाकायदा ये गुजारिश उनकी खिदमत में रखी है कि अगर आप अपने 10 MPs को ये हिदायत दें कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार के हक़ में वोट दें, तो ये बहुत मुनासिब होगा। अलबत्ता नोइंग चौधरी फैमिलीज़ एंड उनकी जो सियासत है, डिफरेंसेस जितनी भी अपनी जगह पहुँच जाएँ, ये मैं तकरीबन दावे से कह सकता हूँ कि चौधरी शुजात साहब शायद ऐसा हुक्म जारी ना कर सकें। लेकिन तो लिहाजा इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तो एक दो टोक बयान भी दे दिया है कि ये नहीं हो सकता कि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट ना दें हमारे ख़ानदान में। ये तो दो टोक बात कर चुके हैं। बिल्कुल दो टोक। और इसमें एक और फ्लॉ भी है कामरान खान साहब, टेक्निकल, वो ये है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ क्यू लीग बिलफर्ज ऐसा को बयान देते भी हैं तो या हिदायत देते भी हैं, जो कि नामुमकिन है, तो उसकी आइनी और कानूनी हैसियत पे सवाल लगेगा, क्योंकि असेंबली में मौजूद जो आपका पार्लिमानी लीडर है उसकी हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दीगर जो आइनी कानूनी रिवायत हैं वो भी हमें यही बताती हैं। तो इसलिए पार्लिमानी रहनुमा की हिदायत नहीं होगी बल्कि सदर की होगी, जिसे वायलेट कर सकती है वो 10 रुकनी पार्लिमानी असेंबली में मौजूद 10 अरकान जो कि पार्लिमानी रहनुमा की बात मानेंगे। लिहाजा ये बैदस कयास है। लेकिन सर जो दिलचस्प नुक्ता जो इबाम पैदा हुआ, जो आप जानना भी चाह रहे हैं, जो मेरी ज़ाती मालूमात हैं, वो ये हैं कि इस सूरत में राना साहब का जो फार्मूला है बंदे गायब करने का, वो भी उस पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। तीसरी एक सूरत है जिसकी वजह से ये इबाम पैदा हुआ है, और वो सूरत ये है कि शायद इनका तकिया उन चंद एक लोगों पर है जो अभी भी जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। पहले भी थे लेकिन धीमे सुरों में थे, शायद अब उनके सुरों में मजीद राग अलापा जाए। लेकिन और शायद इसी पॉइंट पे अजमल जावेद साहब आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा मेरे जहन को क्लियर करें कि अब इलेक्शन के नताइज आए हैं। इन इलेक्शन के नताइज ने चाहे जहांगीर तरीन साहब जैसी पहाड़ी सियासी शख्सियत हो, अलीम खान साहब हो, उनके लोगों को, यानी कि इस इलेक्शन ने तो नोमान लंगड़ियाल को इलेक्शन हरा दिया, तो उन लोगों की जो कि उस ग्रुप पे हैं या कि उनकी हिम्मत इन नताइज ने बढ़ाई है या कम हुई है? मजमूई तौर पे जो नतीजा आया है पंजाब का, वो तो जैसे कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, पहले तो पीटीआई का कोई टिकट लेने वाला ढूंढने से नहीं मिल रहा था उनके बकौल, अब नून लीग का टिकट ढूंढने वाला नहीं मिलेगा। तो ये कैफियत इलेक्शन नताइज कितनी असरअंदाज होगी कल जब लोग 22 तारीख को जब लोग वोट देने जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही को? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये इखलाकी जवाज़ खो चुके ये तमाम हरबे और तमाम स्कीम्स। मेरी कुछ देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई जिनकी खिदमत में मैंने यही मारूजात रखी। अलबत्ता वो मुसर थे कि हमारे पास ना तो काफली वाली ऑप्शन बची, ना बंदे गायब करने वाली ऑप्शन बची। अगर कोई ऑप्शन है जिस पर जरदारी साहब और जरदारी साहब के दोस्त तकिया कर सकते हैं
तो वो ऑप्शन यही है कि उस ग्रुप के बाकी ईमानदार 7-8 लोग जो हैं वो पोलिंग डे से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएं, यानी एक बार फिर बाई इलेक्शन हो और एक बार फिर इमरान खान साहब बाहर निकलें और फिर वही सूरत हाल हो जो हमने अभी देखी। आपने लंगड़ियाल साहब का जिक्र किया, नवानी साहब की शिकस्त भी बहुत मानी रखती है। वो तारीख में इलेक्शन नहीं हारे, 9-10 बार इलेक्शन जीत चुके। शेखुपुरा से लड़ने वाले उम्मीदवार जिन्हें मियां जावेद लतीफ़ की हिमायत हासिल थी, वो 9वीं बार इलेक्शन लड़े थे। पहली बार लड़ने वाले नौजवान लड़के खुर्रम शहजाद विर्क ने उन्हें शिकस्त दी। बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट गए। उसके बाद इखलाकी जवाब बाकी बचता नहीं। इसलिए ये समय से बालातर है कि फिर क्यों ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है ऐसी नुक्तों पर तकिया करने पर मुसर है। और अभी भी जरदारी साहब शांत हैं और ये तसल्ली दे रहे हैं और हरकत में है कि कुछ ना कुछ हम कर गुजरेंगे। गालिबन मालूम होता है कि जरदारी साहब जिस बुनियाद पर हमजा शहबाज को मुस्ताफ़ी होने से रोक रहे हैं, उस बुनियाद की वजह जरदारी साहब और उनके दोस्त हैं, जिन्होंने गालिबन इस नोशन को दोबारा स्ट्रेंथन किया है कि शायद अभी भी जो 5-7 लोग उस ग्रुप में थे, तरीन ग्रुप में, अलीम खान ग्रुप में, उन्हें 22 तारीख से पहले अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं तो सूरत हाल आ जाएगी रन ऑफ इलेक्शन की, यानी जो हिदायत सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी कि प्रेजेंट इन हाउस के जो लोग हैं उन पर वोट होगा। तो इस एक नुक्ते पर सिर्फ तो तकिया अच्छा, है। अब बाकी अगर रह गई चौधरी शुजात साहब की बात, वो भी ये जो रन ऑफ इलेक्शन है इसके तहत अगर मिसाल के तौर पे 188 नहीं होते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद नहीं मिलता, तो रन ऑफ इलेक्शन की अगली मंजिल क्या होगी? फिर क्या होगा? क्या हमजा शहबाज हो जाएंगे हमेशा के लिए वज़ीर आला? क्या होगा फिर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसमें जो अदालत का फैसला है उसके मुताबिक और जो आइन की इंटरप्रिटेशन हमने फैसल फरीद साहब से और दीगर मुमताज़ कानूनदानों से समझी, वो यही फरमाते हैं कि रन ऑफ की सिचुएशन ये होगी कि जो प्रेजेंट इन हाउस लोग होंगे उनकी मेजॉरिटी जहां जाएगी उस शख्स को वज़ीर आला तस्लीम किया जाएगा। तो गोया कि ये फिर एक रन ऑफ का मतलब ये कि इस वक्त तक तो 188 है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 188 की फिगर जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी अगर ऐसा होता है। लेकिन मैं इन तमाम इबहाम और इन तमाम नोशंस जो अपोजिशन सोच रही है उन पर तबसरा करते हुए, मालूमात देते हुए, मेरी ज़ाती फील ये है कि इट विल बी मोर देन डिफ़िकल्ट एंड अपहिल टास्क फॉर जरदारी साहब इवन अनटिल अनलेस के जरदारी साहब और उनके दोस्त इस बात पे तकिया किए बैठे हैं वो दुरुस्त साबित ना हो जाए, उस सूरत में कि कुछ लोग उस ग्रुप के 22 से पहले मुस्ताफ़ी हो जाए, जिसके इम्कानात लग नहीं रहे। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब की सियासत को यकीनन दूसरे लोगों से जो हैं, जो इस वक्त कम अज़ कम जरदारी साहब से ज़रूर समझते, बहुत बेपनाह तजुर्बा है। मैं उनकी आज बॉडी लैंग्वेज, उनका एतमाद देख रहा था, वो काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनके जहन में शुकूक व शुबहात की वो कैफियत नहीं है जो कि ऐसे इस इलेक्शन में अगर किसी को शक हो तो वो फिर जिस तरह की गुफ्तगू करता है, वो चौधरी साहब की ज़रा काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ना सिर्फ चॉइस साहब बल्कि इस सारी सियासी चाल के जो मेमार भी हैं, जो इस पे परतौ भी हैं, मोनिस इलाही साहब, उनसे मेरी मुख्तसर गुफ्तगू हुई, वो भी ही वॉज मोर देन कॉन्फिडेंट और उन्होंने नेगेट किया कि ये तीनों जो ऑप्शंस आप पेश कर रहे हैं जिनके ऊपर अपोजिशन तकिया कर सकती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन पर अमल करना नामुमकिन हो जाएगा बिकॉज वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट। और इसका सबूत ये भी है कि खान साहब की सूरत हाल को भांपते हुए, जहाँ अगर जरदारी साहब, मौलाना शहबाज शरीफ साहब ने डेरे डाल लिया लाहौर में, खान साहब ने कल आना था, वो जुमेरात को आ रहे हैं ताकि वो 2 रोज़ यहाँ क़याम कर सकें। तमाम वो अरकान असेंबली से इंडिविजुअली भी मिलेंगे, पार्लिमानी पार्टी में भी मिलेंगे और कलेक्टिवली भी मिलेंगे। सो खान साहब इन लाहौर विल आल्सो मेक अ डिफरेंस एज जरदारी साहब इज ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। लेकिन अब देखना यही है, इसी बात पे हमारा ध्यान अड़ा हुआ है कि वो जो तीसरी ऑप्शन है वो किस हद तक कारगर होती है। बज़ाहिर उसके इम्कान नज़र नहीं आते, लेकिन लीगी हल्के और हुकूमती हल्के फ़िलहाल इसी एक नुक्ते पर तकिया करके शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर मुझे उसमें कुछ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल जामी हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब की सूरत हाल, PTI का, वक़ाफ़ लीग का कॉन्फिडेंस, आइंदा की हिकमत अमली, क्या वाकई शहबाज शरीफ हुकूमत को धक्का देना है, इन तमाम उमूर पर बात होगी। जनाब असद उमर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कलीदी सियासी शख्सियत, हमारे साथ होंगी छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की मईशत के लिए आज इंतहाई तकलीफ दे, मुश्किल और इम्तहानी दिन था, चैलेंजेस से भरपूर दिन, और पाकिस्तान की मईशत की आज चूल्हे हिलती दिखाई दी हैं। खुदा न खास्ता बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इम्तहानी सूरत हाल है। आज पाकिस्तान के रुपए की कदर एक बार फिर 3% से ज़्यादा गिर गई एक रोज़ के अंदर। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। कल भी इसी तरह की सूरत हाल देखने में आई थी। 2 रोज़ में 5% से ज़ायद पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर डॉलर के मुकाबले में खो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आज एक बार फिर
एक बार फिर 2.5% के करीब गिर गया। कल भी 2.5% के करीब गिर गया था। 2 दिन में 5% स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अपनी कदर खो चुका है। इसी दौरान खबर आई है कि आलमी मंडी में पाकिस्तान के बॉन्ड्स की जो शरह है, जो उसमें मुनाफे की शरह है, उसमें तेज़ी से इजाफा हो गया है और ख़तरनाक 50% तक भी पहुंच गई है। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बहुत मुश्किल ख़बर है, क्योंकि आलमी मार्केट्स ये समझ रही हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट के करीब है। इसी पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मज़ीद इम्तहानी खबरें हैं जो मुख्तलिफ हवाले से आ रही है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने आज पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो नेगेटिव करार दे दी। गोया कि अंबार था एक बुरी खबरों का, इंतहाई मुश्किल खबरों का, पाकिस्तान की मईशत के लिए मैं ये कह सकता हूँ तबाह कुन खबरों का। ये इतना मुश्किल आज ज़माना था, मगर आज हमें हुकूमत कहीं नज़र नहीं आए। हमें ना वज़ीर आज़म कहीं इस मामले पे बोलते नज़र आए, ना वज़ीर ख़जाना कहीं नज़र आए, ना इस पूरी सूरत हाल में मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दूर दूर तक नज़र आया, ना उसका कोई बयान सामने आया आज पाकिस्तान की इस पूरी सूरत हाल में। हाँ, हमने पाकिस्तान के हुकूमती कायदीन को आज देखा ज़रूर। वो लाहौर में मॉडल टाउन में जमा थे और एक दूसरे के साथ कहे कहे मुस्कुराहटें और खुशियाँ बिखेर रहे थे। न जाने किस बात की खुशी थी, न जाने किस बात का जश्न था। क्या आप यकीन कर सकते हैं, क्या कोई पाकिस्तानी यकीन कर सकता है कि 19 जुलाई यानी कि आज के रोज़ जब पाकिस्तान की मईशत का मेल्ट डाउन हो रहा था, ये हमारे रहनुमाओं की कैफियत थी, ये उनकी खुशी और इत्मीनान का आलम था। ये उस वक्त हो रहा था जब 2 रोज़ में डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 11 रुपये, ओपन मार्केट में 12.5 रुपये महंगा हुआ। आज के दिन ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा होकर 224 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। ये तो एक सरकारी रेट है यानी कि ओपन मार्केट का, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आज 230 रुपये का भी डॉलर फरोख्त हुआ है। इंटरबैंक में यानी सरकारी तौर पर डॉलर आज 222 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर था। आज ट्रेडिंग के दौरान एक वक्त जैसे मैंने अर्ज़ किया डॉलर 230 रुपये तक भी पहुँचा। सिर्फ एक रोज़ के दौरान डॉलर की कदर में 3.2% इजाफा हो गया। एक दिन में डॉलर की कदर में इतना इजाफा 3 साल पहले देखा गया था। शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत के 13 हफ्तों में डॉलर की कदर 39 रुपये बढ़ चुकी है, यानी पाकिस्तानी की रुपए की कदर में 21% कमी आई है सिर्फ 3 महीनों के दौरान, जिससे बैठे बिठाए बैरूनी कर्जों में 4,900 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसके अलावा पिछले 2 रोज़ में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल रहा। 2 रोज़ में मार्केट 1685 पॉइंट्स गिर गई। आज भी मार्केट में 975 पॉइंट की कमी के बाद 40,390 पॉइंट की सतह पर बंद हुई। शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के 3 माह के दौरान स्टॉक मार्केट 5,755 पॉइंट्स गिर चुकी है। सरमायाकारों के 900 अरब रुपए से ज़ायद डूब चुके हैं। ताजरों का क्या कहना है, हमारे वो ये बताते हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान की मार्केट्स हैं, वो आज की सूरत हाल में उनका क्या रद्द-ए-अमल था। अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंजाब के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में एक बड़े अपसेट से पैदा होने वाले सियासी भूचाल के बाइस पहले से मसाइल के भंवर में फंसी मईशत की कश्ती बुरी तरह डगमगाने लगी है। यही वजह है कि डॉलर एक रोज में कभी 4 रुपए तो कभी 6 रुपए से जायद महंगा हो रहा है। शहबाज हुकूमत के 3 माह से जायद के दौर के दौरान करेंसी की कारकर्दगी पर नजर डालें तो मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि रुपया खित्ते की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसियों में शुमार हो चुका है। बेलगाम डॉलर को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को खुद अखराजात पर लगाम डालने की जरूरत है। डॉलर के रेट चढ़ने से महंगाई का पारा भी ऊपर जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल समेत मुख्तलिफ अजनास की गिरती कीमतों में कमी का फ़ायदा भी आवाम भूल जाएं, क्योंकि महंगा डॉलर किसी हद तक ये मिलने वाला रिलीफ भी निगल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट में कमी आई है, लेकिन डॉलर की बढ़ती डॉलर के बढ़ने की वजह से हमें फिर वही आवाम को मतलब रिलीफ नहीं मिल सकेगा उस तरीके से। तेल के रेट कम आए, लेकिन ड्यूटियाँ भरेंगी डॉलर से ड्यूटियाँ भरेगी, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। इसी तरह गरम मसाले में भी बहुत ज्यादा भी मतलब रेट बढ़ भी गए और लोग माल बेचने के लिए तैयार नहीं होते रुपए ने दरामदी खाम माल पर मुनहसर इंडस्ट्री का भी कबाड़ा निकाल दिया है। खास तौर पर फार्मा सेक्टर ने दवाओं की किल्लत का एक सबब महंगा डॉलर भी बताया है। जैसे डॉलर इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है कि हमारी मार्केट में मेडिसिन तेजी से शॉर्ट होने का खतरा है। ऑलरेडी 50 से 60 मेडिसिन मैंने पहले भी अर्ज किया था मार्केट में शॉर्ट हो चुकी है, जिसमें बुखार की दवाई है, पैरासीटामोल है, इसी तरह मिर्गी की मेडिसिन है, एंटी-टीबी मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, ये मल्टीपल मेडिसिन, बच्चों की इवन सिरप है, वो मार्केट में शॉर्ट हो रहे हैं। जिन जिन प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारे ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे वो इंडस्ट्री मेडिसिन बनाना बंद कर देगी। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि रुपए की गिरती कदर संगीन मुआशी बहरान का पेश खैमा है। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वालों ने अभी भी गफलत का मुजाहरा किया तो पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। स्टॉक मार्केट डॉलर के हवाले से तशवीशनाक खबरें नहीं हैं। आज ही बैनुल-अक़वामी क्रेडिट एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत की आउटलुक को मुस्तहकम से नेगेटिव कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की बॉन्ड्स भी आलमी मार्केट में तेज़ी से कदर खो रहे हैं। पाकिस्तान के 10 साल गैर मुल्की बॉन्ड्स की शरह सूद 16% इजाफे से 50% तक पहुंच गई, यानी कि हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने वाला है, जबकि 2025 में म्याद पूरी करने वाले बॉन्ड्स की शरह मुनाफा अब 35% है। हैरानी की बात है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में पिछले 3 माह से गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा खाली पड़ा है। कुल मुफ्ती गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पे काम कर रहे हैं। उनकी इस हैसियत के हवाले से भी कई इबाम और सवालात हैं। इस इंतहाई मुश्किल, इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई परेशान कुल सूरत हाल, माशी सूरत हाल पर हमने बात करने के लिए इसका तज्ज़िया हासिल करने के लिए दावत दी है। पाकिस्तान में माशी और ख़ज़ाने उमूर के बहुत ही मुस्तनद तजर्बेकार माहिर हैं। हुकूमत पाकिस्तान में तवील खिदमात सर अंजाम दी हैं। मोहतरम डॉक्टर वक़ार मसूद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनी तौर पे ये तो कहना बिल्कुल ही बेजा होगा कि आप परेशान होंगे, मगर वो क्या अवामिल हैं जो कि आपकी तमाम परेशानियों पे हावी थे आज की इस माशी जो नंबर्स हमने देखे उस हवाले से? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। ये 2-3 दिन के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है और आज एक तरह से ये बिल्कुल अपने जोबन पे थी। 16 जुलाई को वज़ीर ख़जाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मतलब वो क्योंकि इंतखाबात भी हो रहे थे, ज़्यादा शोहरा नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि हम दोस्त ममालिक से $4 बिलियन फ़ला तरीके से जो है हासिल करेंगे, और ये कि ये फाइनेंसिंग गैप है IMF के प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। और साथ ही ये ख़बर भी आई कि ये अगस्त के आखिर में जाकर IMF का बोर्ड मिलेगा। तो मतलब जो असर होना चाहिए था, हमने लिखा भी बहुत इन बातों पे कि IMF को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, और 2-4 चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो वादा फ़र्दा के ऊपर बोर्ड में जाने से पहले पूरी करा लीजिएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई वो वाकई बहुत तशवीशनाक थी कि फ़ंड के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के अंदर इसका मतलब है शराइत हैं कि आप अपने इन दोस्तों से जिन्होंने वादा किया है आप लिखवा के लेकर आएंगे, तब हम इस बात का एतबार करेंगे। तो ये जो है इसने मार्केट में बेयकीनी पैदा की। फिर उसके बाद दूसरे दिन 17 तारीख को जो इंतखाबात हुए और उसके जो नताइज आए, उससे भी मार्केट को ज़बरदस्त धचका लगा है, क्योंकि जो एक बेल मूंड रही थी कि भाई शायद माशी इस्तेहकाम आ जाए, अब लगा अवाम को कि जनाब, या मार्केट्स को कि जनाब ये तो सूरत हाल किसी पल नहीं बैठ रही, और अब फिर दोबारा वही तलातुम है। इस पस मंज़र में आप देखें तो ये जो ख़बरें आपने जिन अनासिर को गिनाया है वो एक साथ आज उनमें ऐसी अबतरी आई कि मार्केट के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ था, एक बेचैनी की लहर दौड़ गई, और उसमें सोने पे सुहागा या जलती पे तीली का काम जो है वो यही किया कि कहीं से जो इन तमाम दर्दों का मदावा कर सकते हैं उनमें से कोई आवाज़ नहीं थी, कोई शक्ल नहीं थी, कोई दिलासा देने वाला नहीं था लोगों को। इस मार्केट के अंदर जो नर्वसनेस है उसको, उसके अंदर लोगों की नब्ज़ों को करार देने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो तो अभी तक नहीं है। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ना वो शक्ल है ना वो आवाज़ है। शक्लें हैं मगर वो हंसती मुस्कुराती कहकहा लगाती हुई शक्लें हैं जो हमने अभी दिखाई हैं। मुझे नहीं लग रहा कि उनको ज़रा भी इदराक है उस पूरी लीडरशिप को जिसको हम ढूंढ रहे थे कि ये पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल भौचाली कैफियत से गुजर रहा है माशी। क्या वजह है कि कल ये कैफियत में इस्तेहकाम आ जाए, बेहतरी हो जाए, और क्या वजह है कि ये ऐसी जारी ना रहे, क्योंकि हमें इसका सहारा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा।
आज तो मैं नहीं कह सकता कामरान साहब कि कल ये ठीक हो जाएगा। कल मार्केट्स खुलेंगी तो फिर लोगों में ये बेचैनी होगी कि आज जो कुछ बचा सकते हैं बचा लें। यानी आज भी आपने सुना होगा यानी कि 230 पे ट्रेडिंग होने वाली बात मैंने भी सुनी है, आप भी फरमा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा लोग जो हैं हर दो तरीके से चाह रहे हैं कि अपने लिए कोई जाए पनाह ढूंढें, और मार्केट के अंदर डॉलर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जहां अगर मार्केट में इस तरीके से डॉलर नहीं है तो पता नहीं उसकी हकीकी जो तिजारत है वो किस सतह पे हो रही होगी। डॉक्टर साहब, ये जो एक्सचेंज रेट की फ्री फॉर ऑल कैफियत देखी है, बहरहाल ये बहुत ही आज की जो कैफियत थी बहुत ही तशवीशनाक थी, मगर पहली बार नहीं हुआ है। हमने देखा कि सन 2013 से 2018 तक जब इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, आप सेक्रेटरी ख़जाना थे, वो तमाम जो ज़माना था उसमें भी एक्सचेंज रेट पे कई बार ऐसा हुआ कि प्रेशर्स आए, और उस दौरान फिर हम ये देखते थे कि एक जाने वजारत ख़जाना और दूसरी जाने मरकज़ी बैंक बहुत मुस्तादी से इक़दाम करते थे, चीज़ों को सेटल करते थे, बयान होता था, और फिर तमाम एक्सचेंज कंपनी से बात हो रही, जो इक़दाम किए जा सकते थे वो होते थे। तो वो क्या इक़दाम होते हैं, और वो अभी हमने कहीं उसकी झलक भी नहीं देखी तमाम दिन। तो वो क्या इक़दाम हैं जो कि अब करने चाहिए आपकी दानिस्त में और तजर्बे में, जो कि कम से कम इस कैफियत को किसी सूरत से थामे? कामरान साहब, बहुत आपने अहम बात कही है, और उस दौर का जिसका आपने जिक्र किया उसमें जो बिल्कुल शुरू के अंदर जब IMF के प्रोग्राम में अभी जो फर्स्ट ट्रांच है वो भी रिलीज़ नहीं हुई थी, उन दिनों में बेचैनी थी। और उसके अलावा जब भी उस दौर के अंदर कोई ऐसी वैसी बात होती थी तो डार साहब का एक तरीक़ाकार था जिसके ऊपर अमल करते हुए वो इसका तदारुक करते थे। देखिए, बात यह है कि आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, आज जो कुछ मार्केट में हुआ ये किसी डिमांड एंड सप्लाई का नतीजा नहीं है, ये कुछ मार्केट के ऐसी क़ुव्वतों की कारफरमाई है जो हकीकी जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके अलावा काम करें। इसमें स्पेकुलेशन भी हो सकता है, इसमें गैर ज़रूरी परचेजेस भी हो सकती हैं, इसमें अपने पैसे को जल्द से जल्द कन्वर्ट कर लिया जाए डॉलर में, इस तरह के तमाम मामलात हो सकते हैं। तो ये तो मतलब जो डार साहब का तरीक़ाकार था उसमें तो वो सबको बिठा लेते थे, तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सेंट्रल बैंक भी होता था, FIA भी होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी होती थी। क्योंकि ये जो अगर तदारुक करना है आपने, अगर लोग मार्केट्स में बेकली का और बेचैनी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर आपको मतलब जो है कानून को भी हरकत में लाना होता है, और लोगों को ये कहना होता है कि जनाब आप सही काम करें वरना फिर कानून के हाथ लंबे हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सिवाय आज की दूसरी जो मुंसलिका मनफी जो पेशरफ्त है उसमें मिसाल के तौर पे फिच ने हमारी जो आउटलुक है वो स्टेबल थी, अब उसको नेगेटिव कर दिया। फिर हमारी जो हमारे बॉन्ड्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, उन पे जो यील्ड्स अचानक बढ़ी हैं, उनकी कदर बड़ी तेज़ी से कम हुई है। इसकी तशवीश जो है वो बहुत ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तौर पे भी समझी जा रही है। उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे नाजरीन के लिए। देखिए, मैं फ़िश वाली चीज़ को उससे पहले मूडीज़ कर चुका है तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता रेटिंग वगैरह के मामले को। गो के इन सब की जो है वो एक अनाउंसमेंट वैल्यू होती है, जब ऐलान होता है तो लोग उस पर रद्द अमल का इजहार करते हैं। लेकिन ये जो हमारे बॉन्ड्स के ऊपर यील्ड्स का मामला है और आपने बताया कि 50% तक बढ़ गई हैं, इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन आधी कीमत के ऊपर बिक रहा है मार्केट में। लोग गुमान कर रहे हैं कि इस पर डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो अपनी होल्डिंग को वो बेचना चाह रहे हैं और ख़ुद निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अहमियत इस वजह से इख्तियार कर लेता है कि अभी IMF के प्रोग्राम के अंदर आपके ऊपर कोई ना कोई ज़िम्मेदारी डाली गई होगी कि आपने 1-2 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो बॉन्ड्स के ज़रिए, सुकूक के ज़रिए से हासिल करने हैं। और अगर ये जो हाल है इस वक्त हमारे मौजूदा बॉन्ड्स का और सुकूक का, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें तो हमें कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। ये मौका नहीं होगा कि हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हमको ये मशवरा देंगे कि जनाब आप इस मार्केट के अंदर जाएं, तो ये हमारे रास्ते रोकेगा और हमारे इम्कानात जो हैं वो कम होंगे
अपने इस जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं साहब, एक उसको चीज़ जल्द एक से बड़ी जल्द एक उस पर काबू पाने में पेचीदगी है इस पूरे मामले में, वो ये है कि हर चीज़ नत्थी है IMF प्रोग्राम्स के साथ, कि हमारी जो एक्सटर्नल जो हमारी लाइंस हैं वो सब खुलेंगी उस वक्त जबकि IMF प्रोग्राम हो जाएगा, फिर IMF ने फिर जो अपनी हमें डिस्बर्समेंट करनी है वो प्रोग्राम हो जाएगा। वो हो यानी कि हमने खूब बगले तो बजा ली, SLA तो कोई चीज़ नहीं है, असल में तो बोर्ड में जाएगा, जब बोर्ड में अप्रूव हो जाएगा फिर ही उसको कहा जाएगा कि प्रोग्राम हो गया। मिफ्ता साहब ने हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल दो टोक कहा कि ये अगस्त के आखिर में मुमकिन हो पाएगा। अब से लेके अगस्त के आखिर तक क्या होगा, क्योंकि जब वो हो जाएगा तो वर्ल्ड बैंक और IDB और ये सब हमारी रास्ते खुलेंगे और फिर इंटरनेशनल बॉन्ड में भी जाने के उस वक्त हमारी होगी जब सरकारी तौर पे ये प्रोग्राम हो जाएगा। ये मुझे बड़ी एक मुश्किल कैफियत लग रही है अब से लेके जब तक। और ये जो मिफ्ता साहब ने कहा था कि 4 अरब का जो हमारा ये गैप है, ये दोस्त ममालिक हमारा पूरा करेंगे, जिसका इजहार उन्होंने 16 जुलाई को किया, वो भी मुझे अभी तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया है। तो ये एक 6 हफ्ते का बहुत ही टफ पीरियड मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल, और ये मेरे लिए बहुत गैर मुतवक्का था। और बात यह है कि देखें, जुलाई की अगर आपने डेट मिस कर दी तो उसके बाद अगस्त में उमूमन छुट्टियां भी होती हैं, लेकिन अगर हमारी तैयारी है तो हम फिर उनसे ज़ोर देते इस बात की कि भाई हम तो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आप अगस्त के आखिर में जाके करेंगे। यहाँ पर जो है जो हालात हैं उसमें इतनी ताख़ीर जो है वो सारे जो समरात हैं प्रोग्राम के उनको ज़ायल कर देगा। अच्छा, लेकिन अभी आप ये भी देख लें सर कि एक तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि आपने जो दोस्तों से कहा है उनके ख़त ला के दीजिए जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि हम ये मुहैया करेंगे, एक बात। दूसरी ये कि अभी इन्होंने जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो रोके रखी थी ये 17 तारीख के लिए, तो अब उनमें इजाफ़ा करना है। और आज जो भी कुछ हुआ है और जो हालात आपके सामने हैं, मुझे तो मतलब खुदा न खास्ता ये भी गुमान है कि शायद ये इस तज़ब्ज़ुब में इससे ही पीछे ना हट जाएं। तो ये तो मतलब बिल्कुल एक ऐसी सूरत ये सारी इख्तियार कर लेगी मौजूदा जो सूरत हाल है, जो शायद काबू से बाहर हो जाए खुदा न खास्ता। यकीनन बहुत मोहतात लहजे में और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं डॉक्टर वक़ार मसूद ख़ान साहब ने, मगर उन्होंने कहा है कि क्या ख़तरा क्या है, जिसका आखिरी उनका जुमला था कि सूरत हाल कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। ये कैफियत है और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत इसी सूरत हाल से दो चार है, जिसमें आज हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आए वज़ीर आज़म, न वज़ीर ख़जाना, न स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कंप्लीट पैनिक, यही वो कैफियत है जो तर्जुमानी कर सकती है आज की इस माशी मेल्टडाउन की कैफियत या फ्री फॉर ऑल की कैफियत जो हम देख रहे थे, जिसमें कि न सिर्फ ये कि रुपए की कदर तेज़ी से घट रही थी, एक दिन में 3%, कल भी 3%, मार्केट जो है वो 3-3.5%, स्टॉक एक्सचेंज गिर जाना। फिच कहता कि पाकिस्तान की आउटलुक जो है वो नेगेटिव हो गई है, पाकिस्तान के बॉन्ड्स की, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की यील्ड 50% क्रॉस कर गई, दुनिया कहती है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। इस पूरी कैफियत के अंदर एक सन्नाटे का आलम था, ना पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नज़र आया, ना वज़ीर ख़जाना, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मार्केट का रद्द-ए-अमल हासिल करेंगे और आज की पूरी सूरत हाल के असरात क्या कुछ होंगे, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कामरान नासिर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JSS ग्लोबल, और हमारे साथ है जनाब समीउल्लाह तारिक, हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट। कामरान नासिर साहब, आज आप सारा दिन इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहे, आई नो आप US के अंदर हैं, तो ये फरमाइएगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके नज़दीक जिनकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट ज़रूरत है, जिनको कि फौरी तौर पे हमें हैंडल करना है, और वो क्या चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा रैटल किया आज? कामर साहब, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में सर जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है, जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन दोबारा पैदा हुई है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसा लगा था कि शायद हम किसी एक राह पे गामजन हो गए हैं, इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होंगे और ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी और साथ साथ जो माशी चीज़ें इन्होंने एग्री की थी IMF के साथ उनको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ और उसका जो रिजल्ट सामने आया
और जो एहतमाल पैदा हो रहा है कि पंजाब में गवर्नमेंट किस तरफ बनेगी और सेंटर में आपको पता ही है कि किस तरफ जा रहे हैं हम, सो उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद पैदा हो गई है कि जितने सारे मेजर्स आपको IMF ने लेने को कहे थे, क्या ये गवर्नमेंट उसको कर पाएगी? क्या ये जो एक मुश्किल इकदामात जो कि आपकी मईशत के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं, इस तरफ कदम उठाया जा सकेगा कि नहीं? और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें अपने फ्रेंडली कंट्री से भी बोरो करना है, आज उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। IMF का बोर्ड कन्वीन होना है, वहाँ पे हमें फाइनेंस मिनिस्टर की बहुत ज़रूरत है कि वो सामने आके बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को टेकअप करे, क्योंकि मार्केट के अंदर पैनिक जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सेट इन हो गया है। और आप देखें कि स्टेट बैंक ने पिछले काफ़ी अरसे के अंदर LC की पेमेंट्स, कई आपकी इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं वो इंपोर्ट रिलेटेड हैं, उनको इंपोर्ट के ऊपर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक अलाउ नहीं कर रहा है इजीली कि आप पैसे बाहर भेज के अपनी जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट कर सकें। और यही सूरत हाल हमें डिविडेंड्स की रिपैट्रिएशन में भी देखने में आ रही है, क्योंकि आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इस वक्त वहां खड़ा हुआ है कि इस वक्त आपने सिर्फ ऑयल की पेमेंट करनी थी और अचानक मार्केट में आप देखें कि डॉलर जो है वो किस तरीके से मजबूत हुआ और रुपी जो है वो मजीद गिरावट का शिकार हो रहा है। सो ये सारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर जाएगी ये सिचुएशन। बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको इस चीज को आड़े हाथों लेना पड़ेगा, मार्केट में ये पैनिक खत्म करने के लिए आके कैसे क्या समीउल्लाह तारिक साहब डूबल्स हैं इस वक्त जो कि करे जा सकते हैं? ऑब्वियसली आज तो ऐसा लगा कि स्टंट थी हुकूमत, कंप्लीट इन स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि हमें कहीं नज़र नहीं आए और ये सारा कुछ हो रहा था, इवन सेंट्रल बैंक नज़र नहीं आए। तो क्या अभी करना है कि इस पैनिक को अरेस्ट करें कि कल भी ना कंटिन्यू करे, परसों ना कंटिन्यू करे, क्योंकि ये IMF का प्रोग्राम तो अभी नहीं आ रहा, ये तो अभी अगस्त के आखिर में बोर्ड की मीटिंग होगी और फिर ये पता नहीं जो फ्रेंडली कंट्रीज़ का मिफ्ता साहब ने बताया था कि $4 बिलियन आने वाले हैं, वो भी कुछ कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए ऐसे जैसे आप कह रहे हैं, जो भी प्रायर एक्शंस हमने IMF की बोर्ड अप्रूवल के लिए करने हैं, जिसमें बिजली गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल की, वो तो गवर्नमेंट ने अभी नहीं बढ़ाई है, हाँ, वो जो कैबिनेट से अभी तक अप्रूवल फंसी हुई है, और दूसरा फ्रेंडली कंट्री से कमिटमेंट अरेंज करना ताकि हम ये IMF के प्रायर एक्शन कंप्लीट कर सकें और हम बोर्ड अप्रूवल के लिए जा सकें। उन पे प्रोग्रेस जितनी ज़्यादा नज़र आएगी इतनी अनसर्टनिटी कम होगी। जैसे कामरान भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद से ये अनसर्टनिटी क्रिएट हुई ज़्यादा, और वहाँ पे ये हुआ कि शायद ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, फ्रेंडली नेशन से अरेंज होंगे पैसे या नहीं अरेंज होंगे, इसमें फिच की रेटिंग का भी एक अपडेट आ गया, तो ज़ाहिर है उससे ये एबिलिटी कम लगने लगी। अब आप जैसे यील्ड्स आप देख रहे हैं कि 50% से ऊपर यील्ड चली गई हैं हमारे 2-3 बॉन्ड्स की, उसका रीज़न यही है कि उनको ये लग रहा है कि शायद ये पैसा नहीं अरेंज कर पाएंगे और फाइनेंसिंग नहीं अरेंज कर पाएंगे। और फ्रेंकली स्पीकिंग हमें जब वो इंस्ट्रूमेंट रिटायर करना है दिसंबर 2022 में, तो वो $500 मिलियन या $1 बिलियन की पेमेंट वन गो में हम जनरली क्या करते थे कि उसी टाइम पे एक दूसरा इशू कर देते थे और उससे वो रीपे हो जाता था। लेकिन इस वक्त जो यील्ड है इस पे हम इशू कर नहीं पाएंगे, तो हमें या तो कोई और मोड ऑफ फाइनेंसिंग देखना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये भी तो देखें, हमने बजट में $7.5 अरब कमर्शियल फाइनेंसिंग पे रखे हैं इंक्रीमेंटल। तो एक तो पुरानी रिन्यू करना जो कमर्शियल हुई हुई है और नई इस टाइम पे अरेंज करना, जहां आपकी सॉवरेन बॉन्ड यील्ड 50% है, तो कोई भी बैंक आपको जो या तो देगा नहीं या देगा तो बहुत ही प्रोहिबिटिव इंटरेस्ट रेट पे देगा। तो ज़ाहिर है इस वक्त आप कैच-22 सिचुएशन में, तो जितनी आप चीज़ें अपनी कंट्रोल करेंगे इतना ही बेहतर है कि इसमें IMF के प्रायर एक्शंस हैं, इंपोर्ट पे और कंट्रोल है, एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा फैसिलिटेशन है, रेमिटेंसेज है, और कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट फाइनेंसिंग है जैसे RDA टाइप की कोई चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कामरान साहब मल्टीपल थ्रेट्स हैं, एक जानिब तो इंटरनल हमारा जो लोकल मार्केट का केओस है वो अब हम देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल हम आज की जो कैफियत थी पैनिक की कैफियत थी। दूसरी बात यह कि इंटरनेशनल मार्केट्स भी रेटल हो गई है हमारे हवाले से। आज ये जो बॉन्ड्स यील्ड है, जो फिच की रेटिंग है, ये तमाम जो सूरत हाल इंटरनेशनल जो हमारे लिए एक कैफियत जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई है, लोकल भी हुई है, तो ये तो दोनों तरफ से हमारे पास हम पर प्रेशर है ना। ये कामरान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, डबल जेपर्डी है। और जिसमें कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जो हम मुख्तलिफ मेजर से देखना चाहते हैं, हमें कोई भी अच्छी खबर किसी भी तरफ से मिल नहीं रही है। और हो ये रहा है कि हम एक मसला जो कि पहले अगर आप समझें कि एक पाइपलाइन जिसका डायमीटर 5 मीटर चौड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है और हम उस खड्डे में मजीद घुसते चले जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि जितने मेजर्स कहे गए हैं, देखें मार्केट को अरेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और इस परेशानी से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने भी आपने चीज़ें उनके साथ एग्री की हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन फौरी नजर आए।
क्योंकि किसी पॉलिटिकल केओस में अगर किसी भी डिसीजन को रोक लिया और कहीं IMF रोक गया या फ्रेंडली कंट्रीज के साथ आपकी रोल ओवर्स का मसला, आपकी फर्दर बोरिंग का मसला, कमर्शियल आपने जो बोरिंग करनी है उसका मसला, किसी भी जगह पे अगर कहीं पे भी कोई पॉज आया तो ये इकोनॉमी उसको सस्टेन नहीं कर सकेगी। हम बहुत तेजी से एक बहुत बुरी सूरत हाल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं और इसको दुआ कर सकते हैं कि इट शुड जितने भी आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स और गवर्नमेंट है इनको बड़ा तेजी से एक्ट करना होगा, क्योंकि किसी भी वजह से अगर हम इस वक्त एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे लिए ये इंतहाई प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी और बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। समीउल्लाह साहब ये बताइएगा कि अभी तो हमने बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई नहीं हैं, सिर्फ अभी ये फैसला हुआ है लेकिन वो अभी अवाम तक नहीं पहुंची है। ये जो अभी एक्सचेंज रेट आज जो 224 रुपये का डॉलर हो गया, इसका इन्फ्लेशन पे असर आएगा? जो हमें बाहर से फ़ायदा हो सकता था कि जो फ्यूल प्राइसेस कम हो या एडिबल प्राइसेस कम हो या तमाम ऑयल की प्राइसेस कम हो, वो भी हमें पूरी तरह से हम उसको जो है वो फैक्टर नहीं कर सकेंगे। और ये इन्फ्लेशन जो एग्जिस्टिंग है इसको तो ये जो गैस की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, ये जो अभी एक्सचेंज रेट की वजह से कीमत बढ़ेगी, तो क़यामत से कब का समय नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो ये कि जैसे कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाम ऑयल की वजह से घी की कीमतें कम हो जाएंगी, तो वो शायद इतना प्रैक्टिकल अब रहा नहीं है। उसके 2 रीज़न, एक जैसे कामरान भाई ने भी बताया कि चूँकि इंपोर्ट में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और करेंसी की अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है, तो एक तो नया माल इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो नहीं पा रहा और जो हो रहा है वो कीमत कम नहीं करेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट के हवाले से अनसर्टनिटी ज़्यादा है। तो येस, एक तो इसकी इन्फ्लेशन पे डबल हिट है। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो कम होने का इम्पैक्ट इस महीने, इस फोर्टनाइट लग रहा था कि 15 से 20 रुपए का इम्पैक्ट आएगा, तो उसमें 2 जगह 5 रुपये हमने PDL बढ़ाना है, 3.5 रुपये मार्जिन बढ़ाना है। दूसरा करेंसी की हिट आ गई तो मुझे लग रहा है कि शायद वो भी पास ऑन कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। तीसरा जो है, आपने कहा कि जैसे गैस और इलेक्ट्रिक की प्राइस बढ़ानी है, वो टैरिफ अभी तक नोटिफाई नहीं हुए क्योंकि कैबिनेट ने डेफर कर दी थी वो समरी, तो वो भी ज़ाहिर है अभी रह गई है, उसका इम्पैक्ट भी इन्फ्लेशन पे आना है। तो डेफिनेटली हम जो स्टेट बैंक ने जो रेंज का 18 से 20, हम शायद उसके लगभग हो या शायद थोड़ा सा उससे ऊपर हो, बट ये पूरे साल का एवरेज है। कुछ महीनों की रीडिंग हमारी इससे काफ़ी ऊपर भी होगी, यानी 24-25। तो ये अभी कामरान साहब, अभी तो इसके इम्तहान और भी हैं, अभी तो संगीन इम्तहान बाकी हैं। ये बिजली गैस की कीमतें बढ़नी है और ये जो एक्सचेंज रेट आज 224 का डॉलर हो गया, इसके भी तो असरात महंगाई पर आने सब सारों के आएंगे और बड़े सवेर किस्म के आएंगे। देखिए, इन्फ्लेशन एक साइड से डबल जेपेटिक सिचुएशन इसीलिए कि जहां आपकी इंपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है और हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जब आप बाहर से इतना महंगा इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वहां से कीमतें बढ़ेंगी और दूसरी साइड पे आपकी ये जो बिजली और गैस की कीमतें आपने बढ़ाने का एग्री किया है, ये जो ही पास ऑन होना शुरू होंगी तो ये इन्फ्लेशन को मजीद स्पाइक कर देंगी। ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमी की बहुत अजीब गंभीर सिचुएशन इख्तियार कर रही है और मेरे ख्याल में उसका जो मेजर रीजन है, ये जो कंसिस्टेंसी आपको पॉलिसी में चाहिए होती है, जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं उसको फौरी तौर पर पूरा करना। हमने बीच में भी देखा था कि बहुत सारे डिसीजन कुछ आगे पीछे हो रहे थे, तो ये आगे पीछे किसी भी लिहाज से किसी पॉलिटिकल, देखें पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पे मैंडेट्स हैं, क्या सूरत हाल पॉलिटिकल बनती है, मगर इस वक्त इकोनॉमी कम्स फर्स्ट बिफोर एनीथिंग। किसी भी हाल में इस वक्त इकोनॉमी को कुर्बान करके कोई भी फैसला करना मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक होगा। हमें फौरी तौर पे अपने इमरजेंट एक्शन जो हैं वो लेने चाहिए और इस सिचुएशन से पाकिस्तान को बाहर निकालना इंतहाई अहमियत की सूरत इख्तियार कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान नासिर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल। जनाब से मिला तारीख हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इमरान खान क्या करेंगे, उनकी हिकमत अमली क्या है पंजाब के हवाले से, और कितने दिन वो इस हुकूमत को काम करने देंगे, शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगेंगे और फिर उस पर उसके लिए मजबूर करेंगे। असद उमर साहब हमें बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने तफसील से आपके सामने पाकिस्तान का माशी बहरान और उसके असरात रखे। आपको तफसील से बताया कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी तारीख की एक बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। मईशत पिघलती लग रही है, रुपया डॉलर के सामने ढेर हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तेज़ी से गिरता चला जा रहा है और अब 12 साल की निचली तरीन सतह तक पहुँच चुका है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की इफादियत को, पाकिस्तान की रेटिंग्स को मनफी करार दे रहे हैं और पाकिस्तान ने जो कर्ज़े हासिल किए हैं, अपने बॉन्ड्स जारी किए हैं,
वो भी अपनी तेज़ी से कदर खो रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को अब सूद की और उसकी इजाफी रकूम जो अदा करनी पड़ेंगी वो पाकिस्तान के बस में नहीं है। मजबूरी कैफियत पाकिस्तान में इकानमी की, मईशत की, जैसे कि मैंने कहा, मेल्ट डाउन की है। बाज़ माहिर माशियत कहते हैं मेल्ट डाउन है और हर तरफ फ्री फॉर ऑल है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज इस पूरी कैफियत में जिस तरह से हुकूमती जोमा, उनकी लीडरशिप आज मॉडल टाउन में कहे लगाते रहे और इस पूरी सूरत हाल का कोई जिक्र मौजूद नहीं रहा, यकीनन पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया है। ये पूरी सूरत हाल उस वक्त है जब पहले ही पाकिस्तान में महंगाई पिछले 3 महीनों में 3 गुना बढ़ चुकी है। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इसकी वजह से इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला नहीं है। मैं एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। महंगाई इसने कमर तोड़ दी है और इस पूरी सूरत हाल के अंदर यकीनन हुकूमत हासिल करना, हुकूमत को चलाना, हुकूमत को के लिए तगोदो करना, मैं नहीं समझता कि शायद ये इस हुकूमती इत्तेहाद ने जो इस वक्त हुकूमत में है उसने तो अपनी कोशिश की होगी और उसने फिर उस कैफियत के नतीजे में जो जन्म दी है माशी सूरत हाल, वो तो अब यकीनन एक बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि इबरत का निशान बनी हुई है। क्या वाकई इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त सियासी तौर पर बहुत मजबूत नज़र आती है, पंजाब में बहुत बड़ी और काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल कर चुकी है, मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है, क्या वो इस सूरत हाल में हुकूमत को धक्का देना चाहेगी और इस हुकूमत को और इस माशी सूरत हाल में हुकूमत हासिल करना चाहेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब इमरान खान के इंतहाई अहम नायब और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर को। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले आज की सूरत हाल, ज़ाहिर है मैशत की सूरत हाल आपकी मैंने गुफ्तगू भी सुनी है और यकीनन हमें पता है कि प्रेडिक्टेबल, आप क्या इसके बारे में कहेंगे? मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त पहला हदफ पंजाब है, अब पंजाब की वजारत आला का इलेक्शन है, क्या ये बात दुरुस्त है? और वहाँ पे कितनी कंफर्टेबल सिचुएशन है और आप कितने इस हवाले से आपको तशवीश है जो खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को रोके, कुछ को दूसरी तरफ राग़िब करें, ये जो इसको इस कामयाबी को नाकाम करने की जो कोशिश है इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की, उस हवाले से आपको कितनी तशवीश है? जी कामरान भाई, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त अवलीन तरजीह जो है वो 22 जुलाई का इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर पंजाब का और तमाम इस वक्त अटेंशन उसी के ऊपर फोकस्ड है। जहां तक जो खबरों की बात है वो बिल्कुल खबरें हमारे पास भी आ रही हैं और लोगों को अप्रोच भी किया जा रहा है। एक दफा आज से 3-3.5 महीने पहले ये हो चुका है, सारे पाकिस्तान देख रहा था कि ज़मीरों की मंडी लगी हुई थी और कोई किसी कोर्ट ने उसमें इंटरवेंशन नहीं की, कुछ नहीं किया, आइन की धज्जियां उड़ती रहीं और उसकी बहुत भारी कीमत अदा की है कौम ने। अब सवाल ये होगा कि क्या ये दोबारा करने दिया जाएगा? हमने आज फैसला किया है, मैंने बाबर अवान साहब को कहा है कि कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल हम इंशाल्लाह ताला वो पिटिशन फाइल कर देंगे। जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है वो एक बहुत ही अहम मनसब पे फाइज हैं और उन्होंने कहा है कि अगर 5-7 बंदे गायब हो जाएं तो फिर क्या बनेगा, परवेज इलाही कैसे बनेंगे चीफ मिनिस्टर? तो वो खुल्लम खुल्ला वो धमकी दे रहे हैं कि हम लोगों को वहां से किसी न किसी तरीके से हम वोट नहीं डालने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई का जो ऑर्डर था, हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि अगर ये हुकूमत बैठी रहेगी, ये ना साफ शफाफ इलेक्शन होने देंगे, ना ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन फेयर हो सकेगा। तो कल हम दोबारा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और उम्मीद है कि इस दफा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके अंदर बिल्कुल तो टोक फैसला करेगी। क्या इस्तदा क्या है, क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सूरत हाल में? के कोई भी किसी शख्स को किसी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से उसको ना किया जाए। गैर कानूनी क्या हो सकता है? जबरदस्ती रोका जाए, अगवा कर दिया जाए, उठा लिया जाए, आने ना दिया जाए, ये जाहिर है कानूनी तौर पर गैर कानूनी है। या को पैसे की लालच दी जाए, को रिश्वत दी जाए, वो भी साफ साफ कानून में लिखा हुआ है कि वो गैर कानूनी है। ये दोनों कामों से रोकने के लिए कहा है और अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो नंबर्स की जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त 188 लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहाद के मौजूद हैं असेंबली के अंदर। 186 के ऊपर अक्सरियत हो जाती है
तो नंबर तो पूरे मौजूद हैं और कल रिकाउंट है पिंडी का PP7 का, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो सीट भी हमें मिल जाएगी तो 189 हो जाएंगे। तो आपने क्या बंद बांधा है अपने तौर पे इन कोशिशों को कि ये जो कामयाबी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला ना बन पाए, उनके उस हवाले से जो इस वक्त हुकूमती कोशिशें हैं उनके खिलाफ आपने क्या बंद बांधा है, इसके अलावा कि आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं? हमारी जी आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी। मैंने कल ही मियां महमूद रशीद जो हमारे पार्लिमानी पार्टी लीडर हैं उनसे कह दिया था कि बाकायदा लॉयर्स के साथ, वकला के साथ बैठ के 63A जो है आइन की शिक, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पहले 25 MPs जो हैं उनकी डीनोटिफिकेशन हुई थी, उसका प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाए। और इसके बाद जो भी MPA अब अगर कोई करता है, हमें उम्मीद है कि कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई करता है तो उसको पता है कि उसके बाद उसका सियासी फ्यूचर खत्म है। और सियासी तौर पर आपने देख लिया, कानूनी तौर पर तो हो ही गया था, लेकिन जो परसों नताइज आए हैं तो सियासी तौर पर भी ये पैगाम चला गया है कि इस वक्त कौम का जो मूड है, जिस वक्त जहां कौम खड़ी हुई है, जो इस वक्त गद्दारी करेगा, अपने वोटर के वोट को के साथ बेईमानी करेगा, उसका सियासी जो मुस्तकबिल है वो भी तारीख है। तो ये जो 188 लोग हैं आपके साथी जितने भी हैं जिन्होंने के ये मौजूद होना है, जिन्होंने वोट देना है, जिन्होंने एतमाद का इजहार करना है, वो सारे आपके साथ कांटेक्ट में हैं और अभी आपका एतमाद है पूरा अपने इन 188 लोगों पर कि ये चौधरी परवेज़ इलाही को ही सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल है, लेकिन हमें पता है कि कोशिशें दूसरी जानिब से शुरू, इस वक्त ऑफर्स भी आना शुरू हो चुकी हैं, तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनकी डेस्परेशन है, उनका सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, तो हर किस्म का हरबा वो तो इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है कि जिन्होंने आइन कानून को नाफिज करना है, क्या वो इस कानून की खिलाफ वर्जी को होने देंगे दोबारा से कि नहीं? तो असद साहब ये बताइएगा कि इसी पस मंज़र में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो खान साहब ने कल और परसों इस इलेक्शन नताइज के बाद बयानात दिए हैं, उसमें उन्होंने फौरी इलेक्शन की बात नहीं की, लफ्ज़ फौरी नहीं कहा, साफ शफाफ इलेक्शन का, फौरी इस्तीफ़ा नहीं मांगा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस वक्त PTI की, इमरान खान की, आपकी ये तरजीह नहीं है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, इनको कोई डेडलाइन दी जाए, फौरी इलेक्शन का एहतमाम किया जाए, मजबूर किया जाए। ये फौरी इलेक्शन, फौरी इस्तीफ़ा, फौरी हुकूमत की रुखसती मुझे न लग नहीं रहा कि आपकी तरजीह है। देखिए कामरान भाई, इसमें दो पहलू हैं। अगर आप सियासी तौर पर मुझसे पूछें तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, तो मेरी अव्वलीन तरजीह इस वक्त तो है कि पहले 22 जुलाई पे मेरी निगाहें मरकूज हैं और मैंने पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप को इंश्योर करना है, और उसके बाद भी हमारे पास टाइम हमारे साइड पर है, क्योंकि जब इंशाल्लाह पंजाब एक दफा आ जाता है तो पीछे मुस्लिम लीग नून के पास बचता क्या है सिवाय इस्लामाबाद के, तो वो सियासी तौर पे बहुत ही कमजोर विकेट पे चले जाएंगे। और हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज ये है कि हम अगला इलेक्शन तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन हम इस इलेक्शन कमीशन के साथ वो इंतखाब नहीं कराना चाहते। तो हम जो है वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून खुद जो है, और मुझे यकीन है कि वो वहां पहुंचेंगे, कि वो खुद आए और मुज़ाकरात करें और उसके अंदर जो बात तय हो, क्योंकि इस वक्त अगर वो तहलील कर देते हैं कौमी असेंबली, तो मुस्लिम लीग पंजाब में और KP में हमारी हुकूमत है और वफाक का इलेक्शन हो रहा था हमारी हुकूमत के साथ। लेकिन जो इस वक्त इक्तसादी सूरत हाल है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कामरान खान, ये कामरान भाई, ये सियासत से बात आगे निकल गई है। इतने खतरनाक हालात पाकिस्तान की तारीख में कभी हुए ही नहीं। जैसे आपने जिक्र किया इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट का, 50% से ज्यादा, अब जो लोग इस बात को समझते नहीं है, शायद उनको इतना वाज़े तौर पे ना समझ में आ रहा हो, लेकिन किसी शख्स को जिसने इनसे डील किया, वाज़े तौर पे इस वक्त आलमी बॉन्ड मार्केट ये कह रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, वरना 50% से ज्यादा क्यों देंगे आपको रिटर्न आपके बॉन्ड्स के ऊपर। तो वो जो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, रोज से रोज बदतर होती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल में तो एक भी दिन ज्यादा है, क्योंकि मैं आखिरी बात इसमें यह कह दूं कि इस वक्त इससे ज्यादा जरूरी कि किसकी हुकूमत है जिसकी वजह से ये सारी तबाही आ रही है, कि सब लोग देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये आर्जी है, ये बच ही नहीं सकती। जब तक वो सर्टेनिटी नहीं आएगी, जब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल नहीं खत्म करेंगे आप, इस कोई हल हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी इक़्तिदार में हो।
तो इसके लिए तो अभी बड़ी आपको बहरहाल इस नेक्स्ट फेज़ के लिए तो आपको एक तो बराह रास्त हुकूमत से बात करनी होगी, शहबाज शरीफ से बात करनी होगी, आसिफ जरदारी साहब से बात करनी होगी, इन लोगों से बात करनी होगी ताकि कोई टाइम टेबल बने और कोई जो आइंदा के इक़दाम हैं निगरान हुकूमत के लिए बड़ी एक्टिव नेगोशिएशन करनी होगी। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन की तश्कील हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उसके लिए बड़ी बात करनी होगी। इसके लिए एक बड़ी वर्किंग रिलेशनशिप का इस्टेब्लिश होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें वक्त लग जाएगा सब। उस वक्त तक के लिए कोई वाया मीडिया बनाएं जिसमें आप जो भी इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, IMF का प्रोग्राम है, ये तमाम चीज़ें, उसमें आप हिमायत करें माशी इस्तेहकाम के लिए वक्त जो इस वक्त की फौरी ज़रूरत है, जो कि ये हुकूमत अकेले नहीं कर पाएगी। अगर आप इस पर दबाव रखेंगे तो उसको तो किसी सूरत के उसके हुसूल के लिए आप हुकूमत का तो साथ दें ताकि आगे फिर मुज़ाकराती अमल हो, फिर चेंज हो। ये एक पूरा पैकेज तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन कामरान भाई, मसला जरा सा समझने की कोशिश करें कि जो निज़ाम इस वक्त है, किसी शख्स को चाहे कोई भी कितनी तकरीर कर दें, आप छोड़े तरीके इंसाफ आर्मी चीफ आके तकरीर करके बोल दें, कोई मानने को तैयार नहीं है कि निज़ाम आगे चल सकता है। जब उनको यही नहीं पता कि ये लोग कितनी देर तक बचेंगे तो कौन फैसले करेगा? आप सोचे ना कि जिस तरह आपको पता है मेरा बैकग्राउंड है, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे सामने एक हुकूमत बैठी हुई है जो मुझे नजर आ रहा है दिनों की मेहमान है। जब तक आप ये अनसर्टेनिटी ब्रेक नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट तरीके इंसाफ की तरफ या किसी हल्के से इस सूरत हाल को हल नहीं कर सकती। आप ऐलान करें नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2 दिन की बात है। 2 दिन के अंदर मामला तय करें, लोगों को नजर आ जाएगा आगे रास्ता क्या है, सर्टेनिटी आ जाएगी, टेक्नोक्रेटिक एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, वो फैसले करेंगे और उस हालात के अंदर फिर सपोर्ट भी किया जा सकता है जो मीनिंगफुल होगा। तो पहला कदम यही है कि इलेक्शन की तरफ जाने तो का फैसला सर करें। आप उसको असद भाई फिर उसके लिए पुश करें ना, डेडलाइन दें, वार्निंग दें, फौरी तौर पे जो है वो हुकूमत को जो है वो एक टाइट लीश पे लाएं। और जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि खान साहब की बात में, आपकी बात में वो फौरी वाली बात नहीं है, या आपकी फौरी इलेक्शन, फौरी हुकूमत की रवानगी है नहीं, और ये कैफियत चलती रहेगी ये तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तो फिर उस तरह की आपकी हिकमत अमली होनी चाहिए जिसमें आप हुकूमत को कहें या उसको वार्न करें या अपना एक एक्शन प्लान अनाउंस करें जिसमें कि हुकूमत की रुखसती हो और वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्शन को कॉल करने पे मजबूर हो। अच्छा, हमारे जहन में और हमारी गुफ्तगू भी हुई है, एक प्लान था, उस प्लान का पहला